क्या ग्रेजुएट होकर भर दिया वार्डर का फॉर्म जेकेएसएसबी में तो करियर लग सकता है दांव पर। क्या वार्डर की पोस्ट के लिए फिर से हो गया कोर्ट केस। क्या एमटीएस पोस्ट पर ग्रेजुएट्स को मिलेगी एलिजिबिलिटी। सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा वन बाय वन इस वीडियो में, आप बने रहे हमारे साथ। तो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज डेट है 8 जुलाई 2026। ठीक है, तो मतलब हीटेड टॉपिक अमंग द कैंडिडेट्स एंड एस्पिरेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वार्डर की पोस्ट आते ही जो है एक तहलका सा मच गया है। हालांकि ये पोस्ट इतनी पॉपुलर नहीं है स्टूडेंट्स के बीच में, बट इससे एसोसिएट कर रही एक पोस्ट एमटीएस, जिसका जो नंबर है, नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा है, तो उसी से एसोसिएट होकर क्यों तहलका मचा है, क्या प्रॉब्लम कैंडिडेट फेस करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट होकर ये फॉर्म भर देंगे तो आपको क्या कॉन्सिक्वेंसेस इन फ्यूचर फेस करने पड़ सकते हैं। आपके खिलाफ एफआईआर तक हो सकती है, आपकी जो है डेबरमेंट की जा सकती है। तो पास्ट रिकॉर्ड पीछे पीछे पास्ट में कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं, क्या क्या जजमेंट्स हैं कोर्ट की, ट्रिब्यूनल्स की, वन बाय वन सेम केस आपके साथ डिस्कस करेंगे सारे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। ठीक है, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेंगे, इस वीडियो में हम डिस्कस क्या करेंगे, वार्डर की क्वालिफ़िकेशन क्या होगी उस पर बात करेंगे। फिर उसके बाद एमटीएस की क्वालिफ़िकेशन क्या होगी उस पर बात करेंगे। फिर ड्राइवर की क्वालिफ़िकेशन क्या होगी उस पर बात करेंगे। क्या कोर्ट केस इस पर होने वाला है, इस पर बात करेंगे। ठीक है, सेम मैटर जो सेम क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड थे, ठीक है, जिनके ऊपर कोर्ट केस हुआ, उनका रिज़ल्ट क्या निकल कर आया, उनकी जजमेंट क्या आई, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। ठीक है, आप सारों को पता है अभी जो है क्या है कि वार्डर की पोस्ट निकली हुई है। ठीक है, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में जेकेएसएसबी ने नोटिफिकेशन जारी किया है। ठीक है, पोस्ट का नेम है वार्डर, होम डिपार्टमेंट ने पोस्ट निकाली है। ठीक है, और इसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, मतलब सब डिपार्टमेंट जो है वो रहेगा प्रिजनर्स डिपार्टमेंट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देख लो 288 हैं। ठीक है, 288 हैं, काफ़ी अच्छा नंबर है। देखो, मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी हुई है मैट्रिक, मैक्सिमम रखी है 10+2 किसी रिकग्नाइज्ड बोर्ड से। ठीक है, आपको यहीं पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर करने की कोशिश करूं, अगर यहाँ पर ग्रेजुएट एलिजिबल नहीं है तो कौन बच्चा यहाँ पर सिलेक्ट होगा, कौन एलिजिबल है। जो बच्चा फ्रेशर होगा, फ्रेशर जो 12th पास करेगा, वो 18 साल का तो कंप्लीट नहीं हुआ होता। आपको पुरानी रिक्रूटमेंट का रेफरेंस दे दूं, 2020 में एक एमटीएस की रिक्रूटमेंट हुई थी, मेगा रिक्रूटमेंट, लगभग 8500 के करीब उसमें कैंडिडेट थे जो सिलेक्ट हुए थे। तो उसमें कौन से कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे, वो बच्चे फॉर्म ही नहीं भर पाए जो रिसेंट उसी ईयर जो है 12th पास किया थे, क्योंकि उनकी एज ही उतनी नहीं थी। ठीक है, तो कौन बच्चे सिलेक्ट होंगे, किनको एडवांटेज मिलेगा इस चीज़ का, किसको नुकसान होगा, ग्रेजुएट को क्या नुकसान है, ठीक है, जो है 10th वालों को क्या एडवांटेज है, तो सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आपने पहले ये देख लिया नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, और हालांकि अभी के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है ग्रेजुएट इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, ग्रेजुएट्स आर नॉट एलिजिबल। अगर आप ज़्यादा चालाक बनने की ट्राई करेंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो भी मैं आपको इसी वीडियो के एंड में बता दूंगा। जो स्टूडेंट्स ने झेला है, ठीक है, वो फेस कर रहे हैं, बहुत टफ टाइम से गुजर रहे हैं। तो ये देखने के बाद चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसी से पहले 2025 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, मैं आप सबको नोटिस में लाना चाहता हूँ। ठीक है, क्या हुआ कि ड्राइवर की पोस्ट है, ड्राइवर की पोस्ट भी हालांकि ऐसी पोस्ट है जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम का बार होता है। इट मीन्स ड्राइवर की पोस्ट में भी जो है 12th से ज़्यादा पढ़ा लिखा बच्चा फॉर्म नहीं भर सकता। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या है कि मतलब दो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं और डिपार्टमेंट तय करता है क्वालिफिकेशन हमें क्या रखनी है। देखिए, जो 2025 में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का होम डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम हुआ, इसमें क्वालिफिकेशन क्या थी, मिनिमम मैट्रिक, मैक्सिमम 10+2। ठीक है, यानी कि 10+2 वाला भी भर सकता था, 10th वाला भी भर सकता था, लेकिन ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट एलिजिबल नहीं थे, वो नहीं भर सकते थे। ठीक है, अब फाइनल रिजल्ट इसका डिक्लेयर हो चुका है। जिन बच्चों के ग्रेजुएशन कंप्लीट थी और वो लिस्ट में शॉर्ट लिस्टेड थे, उनको जो है जेकेएसएसबी ने बाहर कर दिया और उन्हीं पोस्टों को जो हाईलाइट करके वेकेंट कर दिया है। और कोर्ट में एक केस गया है और कोर्ट ने ये क्या इशू कर दिया ऑर्डर कि बाकी बच्चों को आप जो है अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू करो और इनको जो है पोस्टों को विद हेल्ड कर दो। ऐसा हुआ, लास्ट में मैं आपको जजमेंट दूंगा। और एक रिलेटेड क्या हुआ, एफआईआर किन बच्चों पर लगी, ठीक है, वो मैंने सब इस वीडियो में अटैच करके रखा है। वहीं फॉरेंसिक साइंस की ड्राइवर की पोस्ट में जो है क्या है, ग्रेजुएट एलिजिबल नहीं है। अब आप जाएंगे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो एग्ज़ाम ऑनगोइंग है, जो चल रहे हैं, अब वहाँ पे जाके देखेंगे उस एडवर्टाइजमेंट में ड्राइवर की पोस्टें हैं और उसमें ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं। वो क्यों, यहाँ पर लिखा हुआ है मैट्रिक एंड अबव,
जहाँ पे मैट्रिक एंड अबव क्वालिफिकेशन लिखी हुई होगी वहाँ पे सारे भर सकते हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, 10th 12th सब भर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम का कैप आ जाएगा वहाँ पे मैक्सिमम से ज़्यादा वाला भर नहीं सकता। ठीक है, अब ये भी टॉपिक कंसर्निंग है। अब ड्राइवर की पोस्ट है, ज़्यादा स्टूडेंट का अटेंशन नहीं होता, वो नहीं इस पर बात करते, लेकिन इस पॉइंट को हाईलाइट किया जा सकता है कि एक डिपार्टमेंट ने क्या बोल दिया है, सिर्फ मैट्रिक मिनिमम और मैक्सिमम 12th रखी और दूसरे ने रख दिया मैट्रिक एंड अबव। एक में ग्रेजुएट भर पाया, दूसरे में नहीं भर पाया। ठीक है, तो ये भी एक बर्निंग सा क्वेश्चन है जो स्टूडेंट के नोटिस में आना चाहिए था, लेकिन स्टूडेंट किस पे फोकस कर रहे हैं, सिर्फ एम टी एस, बिकॉज बल्क ऑफ द स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ा हो, और एम की भी अराउंड 5,000 से ज़्यादा ही वैकेंसी होगी। ठीक है, अब आइए बात करते हैं। ठीक है, ये देखो, आपको मैं कुछ चीज़ का रेफरेंस देना चाहता हूँ। ठीक है, इन सारी चीज़ों को ना ध्यान से पढ़ना, ये केस की समरी है जिन्होंने क्या किया था। अब एक चीज़ अंडरस्टैंड करो, जब कोई ऐसी पोस्ट का आप फॉर्म भरते हो ना जिसमें मिनिमम 10th और मैक्सिमम 12th की कैप हो, तो उसमें जब आपकी सिलेक्शन होती है वहाँ पे ना आपको एक सर्टिफिकेट या एफिडेविट जो है अंडरटेकिंग के फॉर्मेट में उनको प्रोवाइड करना होता है, JKSSB को और डिपार्टमेंट को भी। दैट उस अंडरटेकिंग में ये मेंशन होता है कि मेरी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 12th है, इससे ऊपर मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है, अगर किसी स्टेज पे पाई गई तो JKSSB जो है मेरा कैंडिडेचर कैंसिल कर सकती है, मेरी अपॉइंटमेंट को खारिज कर सकती है। ठीक है, ऐसा ही कुछ हुआ। देखो, एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 ऑफ 2024 में गैस पाइपलाइन ऑपरेटर की पोस्ट दी। ठीक है, तो बच्चे सिलेक्ट हो गए कुछ। ठीक है, अब कैंडिडेट कौन सिलेक्ट हो गया, मुश्ताक अहमद रेशी। ठीक है, और उसका रफ़ी अहमद शाह, ये तो सिलेक्ट हो गए। लेकिन ये दोनों बच्चे निकले ग्रेजुएट। ठीक है, ग्रेजुएट थे। अब ये कैसे सामने आया, इनका मैटर कैसे खुला, यहाँ पे देखो एफिडेविट इन्होंने दे दिया कौन सा, कि हाँ जी हमारी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 12th है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि एक चंदन नाम का आदमी जो है केस कर देता है, कहीं से वो ढूंढ के लाता है कि ये बच्चे ग्रेजुएट हैं। ठीक है, ग्रेजुएट है, ढूंढ के लाता है। देखो पोस्ट का नाम क्या था, गैस पाइपलाइन ऑपरेटर, मिनिमम मैट्रिक और मैक्सिमम 10+2। ठीक है, अब ये देखता है, कोर्ट के डायरेक्शन देता है, सेक्रेटरी हेल्थ मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक इंक्वायरी डालता है। ठीक है, इंक्वायरी डालता है कि अगर ये रॉन्ग पाए गए तो इनको कोई भी अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू नहीं करना, और हालांकि अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू हो चुका था, ये जॉब कर रहे थे, ऐसा था कुछ। और इनके अगेंस्ट क्या करनी है, FIR लॉज भी करनी है। किसने, ये कोर्ट ने डायरेक्शन दी है, कोर्ट ने। ठीक है, फिर इनको जुडिशियल प्रेसिडेंट में रखा जाएगा। इन्होंने फॉल्स तरीके से जो है जॉब ली, जो कि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का हिस्सा है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में आता है। ठीक है, इसका जो है ना जजमेंट, वो मैं लास्ट में अटैच कर दूंगा वीडियो के, आप चाहो तो उसको पूरा पढ़ भी सकते हो। ठीक है, मतलब कि सिर्फ फॉल्स वो करने पे क्या कर दिया, JKSSB को उन्होंने नोटिफाई करा दिया कि इन बच्चों ने ये क्या किया हुआ है कि ग्रेजुएट है और इनको आपने सिलेक्ट किया हुआ है, और आपने क्या कर दिया, इनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर दे दिए है। और फिर कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया कि अगर इनकी बातें सारी सही हैं तो इनकी अगेंस्ट क्या है, एक FIR लॉन्च करो और इनका अपॉइंटमेंट ऑर्डर भी कैंसिल करो। ठीक है, ये हो गया। लेकिन ये सब किया किसने, ये इस पर्सन ने। ठीक है, चंदन कुमार। मे बी चंदन कुमार वो पर्सन होगा जो ग्रेजुएट नहीं होगा और उनके पीछे वेटिंग लिस्ट में आ रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा ही एक केस हो गया। ठीक है, अब मूविंग टूवर्ड आवर नेक्स्ट थिंग। अब देखो यार, ग्रेजुएट्स एलिजिबल है ही नहीं, आपको समझ आ गई बाहर की पोस्ट के लिए। और आप इसको ये भी मान के चलो कि ग्रेजुएट एलिजिबल्स नहीं है किसके लिए, MTS की पोस्ट के लिए। तो भाई इस चीज़ का बेनिफिट कौन लेगा, जो आज से 10 साल पहले ग्रेजुएट 10th या 12th पास करके बैठा है, वो स्टडी में इतना वो तो रहा नहीं होगा कम्पिटिटिव कि वो आएगा वो कम्पीट कर लेगा। ठीक है, अब जो 12th का बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो एलिजिबल ही नहीं होगा ड्यू टू इस एज, क्योंकि वो 18 साल का नहीं होगा, लगभग 17 17.5 ऐसे ही 12th कंप्लीट होती है। ठीक है, और रेयर केसेस में हो जाएगा कोई 18 वाला। तो फिर इसका मैक्सिमम बेनिफिट कौन बच्चे लेंगे, इसका बेनिफिट लेंगे जो 12th ऑलरेडी पास कर चुके हैं और हायर एजुकेशन अटेन करने के प्रोसेस में है। ठीक है, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के, फोर्थ ईयर के बच्चे, जो फाइनल ईयर के बच्चे जिनका 1 या 2 सब्जेक्ट रहता है, वो बच्चे सबसे ज़्यादा इसमें सिलेक्ट होंगे। फर्स्ट ईयर का बच्चा है वो ग्रेजुएट काउंट नहीं होगा, सेकंड ईयर का बच्चा है वो भी काउंट नहीं होगा, थर्ड ईयर का बच्चा है वो भी काउंट नहीं होगा। ठीक है, अब कुछ इतने स्मार्ट बच्चे होंगे कि उनको पता है कि अगर मेरी यहाँ सिलेक्शन हो सकती है इस चीज़ में मैं बैठ लेता हूँ, वो एक एग्ज़ाम में अपेयर ही नहीं होगा, बाकी सारे एग्ज़ाम में अपेयर हो जाएगा। वो सोचेगा कि मैं फॉर्म भर देता हूँ, नेक्स्ट टाइम प्राइवेट से अपेयर हो जाऊँगा। तो एक पेपर के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, जॉब एक बहुत बड़ी चीज़ है आज के टाइम पे, मतलब सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए बच्चे को चाहिए। ठीक है, तो मतलब परमुटेशन कम्बिनेशन बच्चे बनाएंगे अब छोटी एज के। अब इस बीच में यार उन बच्चों की क्या गलती है
जो ग्रेजुएट हो गए पिछले साल, अगर उनके टाइम पे पोस्ट यहाँ गई होती सेम थोड़ी देर पहले, तो मे बी वो भी अवेयर हो गए होते, वो भी सही तरीके से होते। ठीक है, अब देखो ये मतलब कैसे माना जाएगा। मान लो कि आज आप फॉर्म भरते हो, ठीक है, और कल आप ग्रेजुएट हो जाते हो, ठीक है, तो क्या आपको बाहर निकाल देंगे? नहीं। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जिस टाइम पे आप फॉर्म भर रहे हो उस टाइम तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई होनी चाहिए। उसके 2-3 बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, जब मर्ज़ी कंप्लीट हो जाए आप एलिजिबल माने जाओगे, आप सही तरीके से इन हो ये भी माना जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मैंडेटरी है 10+2। अब जो बच्चा सेकंड ईयर में है उसको कोई वहाँ पे अटेनमेंट थोड़ी होगी डिग्री की या डिप्लोमा की, थर्ड ईयर वाले को नहीं होगी, फोर्थ ईयर वाले को नहीं होगी। फोर्थ ईयर वालों की मैं बात कर रहा हूँ जो 4 ईयर डिग्री करते हैं, बीटेक हो गया, बीएससी हो गई, कुछ ऐसी डिग्रीज, प्रोफेशनल डिग्रीज बीएससी की, और वहाँ पे वो बच्चे फोर्थ ईयर वाले भी एलिजिबल हो जाएंगे, वो आ जाएंगे यहाँ पे इस लिस्ट में। ठीक है, तो इसलिए जो है अब ये देखो सारा कुछ प्रोसेस होने के बाद आपने सब कुछ किया, आप सिलेक्शन हो गए। अब सिलेक्शन के बाद आप क्या करोगे कि एफिडेविट दोगे। एफिडेविट में अंडरटेकिंग में ये मेंशन होगा कि मैं मैक्सिमम और मिनिमम क्वालिफिकेशन मेरी कितनी है, किसी स्टेज पे अगर ये पाई गई गलत या इससे ज़्यादा कट ऑफ डेट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो मतलब जे के एस एस बी हैज़ राइट टू, मतलब यहाँ डिपार्टमेंट को भी राइट है आपका अगेंस्ट एफआईआर भी हो सकती है कोर्ट के थ्रू, और आपका जो है कैंडिडेचर भी कैंसिल हो जाएगा, और आपको डेबरमेंट कर दिया जाएगा, मतलब आपको डीबार कर दिया जाएगा। आप फ्यूचर में 4 या 5 साल तक जेकेएसएसबी का कोई फॉर्म नहीं भर पाओगे। ठीक है, अगर आपने इस केस को जो है सुलझाना है, आप चाहते हो ग्रेजुएट एलिजिबल हो जाएं, तो इसके लिए कोई लीगल तरीका ढूंढो, कोई शॉर्टकट मारने की ट्राई मत करना। जैसा इन बच्चों के साथ हुआ है आपके साथ भी हो सकता है। ठीक है, एंड मोर यार, अगर एथिकली सोचा जाए तो इट्स ए रॉन्ग फॉर ग्रेजुएट पीपल। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो उन्हीं को होने वाला है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को। ठीक है, और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे हो ना, तो आप मान के चलो कि आपके कंपटीटर अभी है नहीं। ठीक है, ये जो एक बार एडवर्टाइजमेंट आ जाती है ना, एक बार पेपर हो जाता है ना, फिर कुछ नहीं होता उसका, वो कैंसिल नहीं होती, फिर नहीं होती क्वालिफिकेशन चेंज। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट में भी देख लिया आपने पीछे, ओएमआर फर्स्ट और टाइपिंग फर्स्ट का केस चला, लेकिन जेकेएसएसबी ने कहा ओएमआर, तो ओएमआर हुआ। ठीक है, अब टाइपिंग हो रही है। तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में बच्चे हैं ना, तो आज ही से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको कंपैरेटिवली जो है काफ़ी कम कंपटीशन देखने को मिलेगा वार्डर में। ठीक है, इसमें फिजिकल टेस्ट भी होगा, सब कुछ होगा, तो कंपैरेटिवली एक लो मतलब कट ऑफ वाला स्कोर देखने को मिल सकता है आपको, जैसा कि एमटीएस में 2020 में आपको देखने को मिला था। ठीक है, अब एमटीएस के साथ भी इसको एसोसिएट कर लो। एमटीएस की पोस्ट अभी तक एडवर्टाइज़ नहीं हुई है, अगर एमटीएस की पोस्ट एक बार एडवर्टाइज़ हो गई या उसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया, फिर उसकी क्वालिफिकेशन प्रोसीजर चेंज नहीं होगा। क्वालिफिकेशन प्रोसीजर उसका डिपार्टमेंट ही चेंज करेगा, डिपार्टमेंट को आपको जो है मिलना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक क्यूमुलेटिव एफर्ट चाहिए, ये सिर्फ जम्मू बैठ के या श्रीनगर बैठ के नहीं होगा, 20 की 20 डिस्ट्रिक्ट का एफर्ट चाहिए होगा, इफ़ यू वांट इट टू मेक इट पॉसिबल कि ग्रेजुएट को भी एलिजिबिलिटी मिले एमटीएस में। ठीक है, ये अब वार्डर को और एमटीएस को अलग मत करो। ठीक है, लास्ट केस में जब बाहर आएगा ना, दोनों चीज़ों पे आएगा, तो दोनों को सेम रास्ते से गुजरना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये इनको फ़ायदा होने वाला है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को। ठीक है, आइए इसके बाद बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो एमटीएस की रिक्रूटमेंट लगभग 5,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली है। ठीक है, उसमें अगर देखो 10th और 12th पास वाला बाहर है। ठीक है, तो क्या आपको क्या लगता है ये फेयर है ग्रेजुएट्स के साथ? ग्रेजुएट को अगर बाहर निकाल दिया जाए, एक्सक्लूड कर दिया जाए, ठीक है, क्या आपको लगता है कि ग्रेजुएट्स को चांस मिलना चाहिए? ठीक है, आर्गूमेंट क्या दिया जाता है कि कुछ डिपार्टमेंट ने आर्गूमेंट दिया था एक बार कि एमटीएस की पोस्टें जो है जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं, हायर क्वालिफिकेशन वाले जब आते हैं, तो उसके बाद क्या होती है वो पोस्टें दोबारा से वेकेंट हो जाती हैं, बिकॉज जो ग्रेजुएट लीव फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, मतलब ग्रेजुएट को जब कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो क्या कर देता है, एमटीएस को छोड़ देता है। ठीक है, तो मतलब ये क्या एक मतलब मिनिमम और मैक्सिमम बाहर लगाना इस आर्गूमेंट के बेसिस पे, क्या ये सही है? आपको क्या लगता है कि मतलब ग्रेजुएशन के साथ ये अनफेयर नहीं है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। ठीक है, उसके बाद ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि ये जो ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट जो डिलेमा में है 288 वार्डर की पोस्ट के लिए, जो ग्रेजुएट एलिजिबल नहीं है, एमटीएस में भी नहीं होंगे। अब ड्राइवर वाला क्वेश्चन यार, ये ना थोड़ा मतलब आप चीज़ इसको नोटिस करना, आप डाउनलोड करना दोनों एडवर्टाइजमेंट, एक जगह एलिजिबल दूसरी जगह एलिजिबल। तो ये सारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए आपको क्या लगता है कि वार्डर की पोस्ट पे जो है एक नया कोर्ट केस होने वाला है? अगर होने वाला है तो इसका क्या होगा परिणाम, क्या रिजल्ट रहेगा इसका? क्या ये रिक्रूटमेंट होगी टाइमली कंप्लीट होगी या नहीं होगी? ठीक है, और किस किस को लगता है कि कुछ नहीं होगा, जो जेकेएसएसबी ने बोल दिया है ऐसे ही रिक्रूटमेंट होगी? ठीक है, और एडवांटेज किसको होगी? कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जो है सारी एडवांटेज ले जाएंगे फर्स्ट से फोर्थ ईयर वाले, तो मतलब क्या ये चीज़ सही है?
कि आपको कित और जिसको ये सही लगती है वो अपना कंसर्न बता दो कि किस तरीके से ये फेयर है, और जिनको लगता है ये गलत है वो अपना कंसर्न बता दो किस तरीके से ये गलत है। ठीक है, मैंने आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की। एज़ पर नोटिफिकेशन ग्रेजुएट्स आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, एमटीएस में भी एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, ड्राइवर की पोस्ट में भी एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, अब कौन से बच्चे हैं जो माइंड गेम खेल के यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं? लास्ट टाइम जो एमटीएस में क्लास 4th में बच्चे सिलेक्ट हुए थे, ऐसे ऐसे बच्चे दिमाग वाले थे, उन्होंने क्या किया, अपना एक सब्जेक्ट जान के फेल कर दिया, एक पेपर में अपेयर नहीं हुए। उन्होंने जॉब भी कर ली, सही तरीके से एलिजिबल भी हो गए, ज्वाइनिंग करने के बाद 6-7 महीने के बाद जूनियर असिस्टेंट भी बन गए हैं, एज सब इंस्पेक्टर बन गए कुछ। तो मतलब इट इज़ अ वेरी कैलकुलेटिव चीज़ें। अगर आप एक बार जॉब के प्रोसीजर में आ रहे हो, रिक्रूटमेंट में आ रहे हो, तो आपको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, सारी चीज़ें, परमुटेशन, कम्बिनेशन, सब चीज़ें कैलकुलेट करके चलनी है कि कहाँ पे मेरी कैसे स्टोरी बनेगी। ठीक है, प्रिपरेशन की जर्नी छोटी सी नहीं है, 4-5-6 महीने की, 1 साल की नहीं है, 2-3 साल की जर्नी है। आपको पेशेंट रहना पड़ेगा। कभी कभी आपको लगेगा कि मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा, दूसरे टाइम लगेगा नहीं होगा, तीसरी बार आपका नाम लिस्ट में नहीं होगा, लेकिन आपको क्या पता किस तरीके से चौथी बार आपका नाम वेटिंग लिस्ट में आ जाए और आप फाइनली सिलेक्ट हो जाओ। ठीक है, तो मैंने बहुत सी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की और शेयर करने की कोशिश की। और ये देख लीजिए, अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि चंदन कुमार बसेस सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो केस लगा था। ठीक है, जो देखो गैस पाइपलाइन ऑपरेटर वाला। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम क्वालिफिकेशन को लेकर रफ़ी अहमद शाह जो था ग्रेजुएट पाया गया था, वेयर सिलेक्टेड से रेजिस सीरियस कंसर्न। और जो है सेक्रेटरी ने डायरेक्ट किया था कंप्लायंस जो है नेक्स्ट रिपोर्ट के लिए उसको। और ऊपर ये देखो यहाँ पे लिख दिया है कि इनके फेवर में FIR लॉन्च होनी चाहिए। ठीक है, तो आप जो है इसको पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं। अगर मैं आपको पूरा पढ़ के इसको बताऊंगा तो इट विल बी गोइंग ए वेरी लॉन्ग वीडियो। ठीक है, ये देखो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर था, ये पूरी वही सेम चीज़ जो है एक्सप्लेन की हुई है इसमें। और लास्ट में यार अगर आपको हमारा हार्डवर्क अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमें अप्रिशिएट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्यूचर अपडेट्स में आपको सारे इस वीडियो के थ्रू या नेक्स्ट वीडियोस के थ्रू मिलते रहेंगे, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव ए नाइस डे, वंडरफुल जर्नी अहेड। और आपने ये वीडियो कौन सी डेट को देखी है ज़रूर बताएं, कोर्ट केस होगा या नहीं ये भी ज़रूर बताएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वंडरफुल जर्नी अहेड।